वेलकम वंस अगेन टू एलिक्सर गाइडेंस फ्रेंड्स। तो हम लोग आज देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 जो रेलवे का एग्जाम्स होता है ना, उसके कुछ क्वेश्चंस को जो रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। 30 क्वेश्चंस आरआरबी के एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे ग्रुप डी में। और भी यह वीडियो यूजफुल होगा एसएससी, स्टेट पीएससी और ऑल अदर एग्जाम्स के लिए भी जहाँ भी रीजनिंग का एक पार्ट रहता है। देखो सीबीटी 1 एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, उसका रिजल्ट बस आने ही वाला है एनटीपीसी का। तो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम्स जनवरी फरवरी से शुरू हो जाएगा, तो हम लोग उसके लिए भी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे। चलो फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। क्वेश्चन में हिंदी में है, लेकिन डू नॉट वरी अबाउट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी। आई विल ट्रांसलेट एवरी क्वेश्चंस इन इंग्लिश वर्बली। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छाया यानी शेडो, अनुपात रेशियो, प्रकाश प्रोपोर्शन समानुपात, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन अनुपात क्वेश्चन मार्क। हमको यहाँ पर देखना है कि जिस तरह से छाया और प्रकाश में रिलेशन है, सेम वही रिलेशन परावर्तन और किस शब्द में है गिवन ऑप्शंस में से। देखो, शेडो कब बनता है, जब भी लाइट रहता है यानी प्रकाश रहता है। उसी तरह परावर्तन कब बनेगा, गिवन ऑप्शंस के हिसाब से कपड़ा, गंदगी, जल, वायु। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जब जल होगा गिवन ऑप्शंस के हिसाब से, तब जाके रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यह रहा क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन ये एक रिलेशन वाला है, ब्लड रिलेशन वाला। क्या बोल रहा है, भी वाई की सास है, जेड वाई के पति का पिता है, तो भी जेड का क्या है, यानी कि भी और जेड में रिलेशन हम लोग का स्थापित करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। भी वाई की सास है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग भी, ठीक है। और ये सास है, सास के लिए यानी कि फीमेल के लोग माइनस डिनोट करेंगे। ये किसका सास है, वाई का, तो ये रहा वाई। अब भी और वाई में संबंध क्या है, भी वाई का सास हो गया। अब बोल रहा है कि जेड वाई के पति का पिता है। अब वाई का पति है, यानी कि वाई भी क्या हुआ, फीमेल हुआ, तब जाके इसका पति होगा। मान लो ये इसका पति है, यहाँ पर नाम नहीं आया, कोई भी यहाँ पर पति है, उसका पति है मतलब मेल है, हम लोग प्लस लगाते हैं। तो वाई के पति का पिता, तो पति का पिता मान लो ये पति का पिता है, ये है जेड, तो जेड भी पिता है, यानी कि ये भी मेल हुआ। ठीक है, यही तो बोला था, जेड वाई के पति का पिता है, तो जेड कौन है, वाई के पति का पिता है। अब बोल रहा है कि भी जेड का क्या लगेगा, यानी कि जेड का ये भी जो है ये क्या लगेगा। देखो, भी का बहु कौन हुआ, वाई। अब बहु ये हुआ, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा, जो कि जिसका नाम मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, हमको मतलब भी नहीं उसके नाम से, ये क्या हुआ, ये भी का बेटा हुआ, सन है, यानी कि बेटा हुआ। अब ये जो बेटा हुआ, तो जेड क्या है, पिता था, इसी का पिता था, यानी कि इन दोनों में रिलेशन क्या हुआ, जेड का ये पत्नी होगा, और फीमेल भी है, पत्नी होगा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, पत्नी, वाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि ए का अर्थ प्लस होता है, एम का अर्थ गुणा होता है, मल्टीप्लाई, डी का अर्थ भाग होता है यानी डिवीजन, एस का अर्थ माइनस होता है यानी घटाव, तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, इसका क्या अर्थ होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को जो सांकेतिक वैल्यू दिया गया है ना, मतलब उसका साइन, ए का मतलब प्लस होता है, उस तरह वाला में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30, उसके बाद में है डी, तो डी का मतलब क्या है, डी का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर भाग लगा देते हैं, भाग का चिन्ह। उसके बाद 2, अब ए का अर्थ क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। उसके बाद 3, एम का अर्थ क्या है, गुणा, यहाँ गुणा लिख देते हैं। उसके बाद 6, अब एस का अर्थ क्या है, घटाव, तो यहाँ घटाव लिख देते हैं। उसके बाद 5, बस इसको आप सॉल्व करो। और सॉल्व करते हुए बस ध्यान रखना बोधमास का जो रूल होता है, यानी कि पहले गिवन ऑप्शंस में से हमको डिवीजन का काम करना पड़ेगा। तो डिवीजन देखो, यहाँ से यहाँ तक डिवीजन है, यानी कि 30 को आप भाग दो 2 से, तो कितना बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। इन दोनों के लिए हम लोग 15 लिखेंगे, प्लस उसके बाद इन दोनों को गुणा कर दो, 3 छक 18 माइनस 5। अब ये माइनस और प्लस में आप प्लस का पहले काम करो, क्योंकि बोडमास का रूल में प्लस पहले आता है, एडिशन पहले आता है। तो 15 और 18 को आप जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3, हासिल 1 1 और 2 और 1 3,
33। 33 में आपको 5 घटाना है तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो 33 में 5 घटाओगे तो हो जाएगा 28। 28 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, विषम चिन्ह यानी कि फाइंड ऑड। अब 4 ऑप्शंस आपको दिख रहा है ना, ये रहा। चारों में से आपको क्या अलग दिख रहा है आपको पता लगाना है। तो पहला वाला एक त्रिकोण है, दूसरा वाला एक सर्कल है, तीसरा वाला एक चतुर्भुज है और चौथा वाला भी एक त्रिकोण है। तो अलग क्या दिख रहा है? तो अलग ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन 2 ही अलग दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये विषम है। कैसे अलग है देखो, मैं बता दे रहा हूँ। सभी का ना आपको एक कोण दिखेगा, छोर, जैसे कि यहाँ पर 3 कोण है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। यहाँ पर भी 4 कोण है। इसी तरह सभी के पास कोण है, लेकिन इस सर्कल के पास, इस वृत्त के पास कोई कोण ही नहीं है, कोई कोना नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है इसका। तो इसीलिए ये थोड़ा अलग है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन के साथ में, डिटेल के साथ में समझाया है आपको कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। बहुत ही आसान रहता है, लेकिन अक्सर लोग छोड़ देते हैं। देखो यहाँ एक कथन दिया गया है, 2 कथन दिया गया है एक्चुअली। उसी 2 कथन के ऊपर में 2 निष्कर्ष भी दिया गया है। तो कौन सा निष्कर्ष करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स, हम लोगों को वही आंसर टिक करना है। कुछ फल सब्जियां हैं, ये पहला कथन है। कुछ फल सब्जियां हैं, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बना दिया, ये मान लीजिए फल है, मैं फल के लिए यहाँ पर फल लिख रहा हूँ, फल लिख दे रहा हूँ। तो कुछ फल सब्जियां हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह से बनाएंगे। और ये होगा सब्जियां, सब्जियां के लिए स लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर इस हिस्सा में देख लो, ये हिस्सा कुछ फल सब्जियां हैं, या इसका रिवर्सिबिलिटी अगर देखेंगे उल्टा, तो कुछ सब्जियां फल है, ये दोनों कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग आते हैं, सभी सब्जियां पौधे हैं। तो सब्जियां ये है, तो सभी सब्जियां क्या होगा? पौधे, यानी कि सब्जियां पौधे के ऊपर, किसी पौधे के बड़ा वाला एक सर्कल के अंदर में रहेगा। तो ये वाला जो सर्कल बना, ये सर्कल बना पौधे के लिए, तो मैं पौ लिख देता हूँ। ठीक है, पौधे, सांकेतिक कोई भी नाम लिख देते हैं हम लोग। ये हमारा सर्कल बन गया, वेन डायग्राम बन गया। अब हम लोग ऑप्शन निष्कर्ष में आते हैं कि कौन सा निष्कर्ष करेक्ट है। तो कुछ पौधे सब्जियां हैं। क्या कुछ पौधे सब्जियां हैं? पौधा कौन है? ये वाला पार्ट पौधा है, ये बड़ा वाला सर्कल जो दिख रहा है। तो इसके अंदर में कुछ सब्जियां आया है, अंदर में आया। सारा सब्जियां क्या है? पौधा है। लेकिन कुछ पौधा भी तो सब्जी हुआ, इसलिए ये स्टेटमेंट तो फॉलो किया है, ये करेक्ट है। दूसरा देखो, कुछ फल पौधे हैं। क्या फल का कुछ हिस्सा पौधों में पड़ रहा है? देखो ये वाला पोर्शन को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पोर्शन फल का भी है और सब्जी पौधे का भी है। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन, दोनों ही निष्कर्ष करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन वाला, स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला। गीता से रंजीत कहता है, गीता कह रहा है रंजीत को, मीना के पास एक कुत्ता है। मीना के पास एक कुत्ता है। अब इस स्टेटमेंट से, इसको हम लोग वेन डायग्राम से बनाना थोड़ा असुविधा होगा। इसको आप नॉर्मली बना सकते हो, समझ के, जरूरत भी नहीं वेन डायग्राम का। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? रंजीत कुत्ते पालने का शौकीन है। देखो गीता रंजीत से कहा है ना, मीना के पास एक कुत्ता है। तो इससे ये साबित कहीं पर हो रहा है क्या कि रंजीत कुत्ते पालने का शौकीन है? हो सकता है रंजीत को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मीना के पास एक कुत्ता है। इसलिए ये स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से, ये वाला पहला वाला कंक्लूजन तो कहीं पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात हमको पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए ये तो गलत है। दूसरा, गीता को कुत्ते पसंद है। अब गीता कह रही थी ना कि मीना के पास एक कुत्ता है, तो इससे क्या बात साबित हो रहा है कि गीता कुत्ते पालने का शौकीन है या कुत्ते पसंद है गीता को? ये बात भी साबित नहीं हो रहा है। तो इसका दोनों ही कंक्लूजन, दोनों ही निष्कर्ष हमें क्लियर नहीं है गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ना निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, कथन है, सभी जानवर कुत्ते हैं, कुत्ते मांसाहारी होते हैं। 2 स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सभी जानवर यानी ऑल एनिमल्स आर डॉग्स। तो यहाँ पर मैंने एनिमल बनाया, मान लीजिए ये एनिमल है, तो ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, यानी डॉग वाला बड़ा डायग्राम बनेगा। मान लीजिए ये डॉग वाला है, ये डॉग का है। ठीक है, तो सभी एनिमल क्या हुआ? डॉग हो गया। सभी कुत्ते जानवर, सभी जानवर कुत्ते हो गए, जो स्टेटमेंट 1 में बोला था। अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है, कुत्ते मांसाहारी होते हैं, यानी कि जो मांसाहारी वाला डायग्राम बनेगा
वो सबसे बड़ा बनेगा, उसके अंदर में कुत्ता रहेगा। यानी कि यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे सबसे बड़ा, ये डायग्राम होगा मांसाहारी के लिए, ठीक है, कार्निवोरस के लिए। एम लिख रहा हूँ मांसाहारी को डिनोट करने के लिए। अब यहाँ पर 3 निष्कर्ष से कौन सा कंक्लूजन फॉलो हुआ ये देखना होगा। सबसे पहला निष्कर्ष नंबर 1, कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है। तो क्या कुछ जानवर मांसाहारी नहीं है? नहीं, मांसाहारी के अंदर तो कुत्ते भी आ गया और जानवर भी आ गया, एनिमल भी आ गया, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत है। सभी जानवर मांसाहारी, हाँ ये सही है, सभी जानवर मांसाहारी है, क्योंकि जानवर वाला तो ये पार्ट है और ये पूरा मांसाहारी एम के अंदर आ गया, यानी कि सभी एनिमल मांसाहारी हुआ, ये तो सही हो गया। अब सभी कुत्ते जानवर है, क्या सभी कुत्ते जानवर है? नहीं, कुछ कुत्ते जानवर है, सभी जानवर कुत्ते जरूर है, इसलिए ये भी अनुसरण नहीं किया। तो सिर्फ कंक्लूजन 2 नंबर वाला अनुसरण किया, जो कि ऑप्शन 3 में हमको साफ साफ दिख रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन टेस्ट वाला एक क्वेश्चन है। निर्मला 30 मीटर की ओर 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। याद रख, किधर जाती है? उत्तर की ओर। तो हम लोग को ये चीज़ आपको मालूम होना पड़ेगा कि इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, ये वेस्ट है और इधर ईस्ट है। ये बेसिक डायग्राम का एक नियम है। तो हमको नॉर्थ जाना है, मतलब इधर जाना है, ऊपर की ओर जाना है, तो हम लोग ऊपर की ओर चलवा दिया नॉर्थ। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ये, मान लीजिए ये निर्मला जा रही है, 30 मीटर गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, नॉर्थ की तरफ गया, ऊपर गया। फिर दाएं मुड़ गया, मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। दाएं किधर होगा? इधर 40 मीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर चला, दाएं ये मुड़ गया। वो फिर दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, तो दाएं इसका किधर होगा? नीचे होगा। और 20 मीटर चलती है मतलब कहीं यहाँ तक आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 मीटर है ना, तो यहाँ तक आएगा कहीं, ये रहा, मान लीजिए यहाँ तक आया, ये 20 मीटर, ये सीधा होगा, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, वह फिर दाएं मुड़ती है, अब यहाँ से फिर दाएं मुड़ गया, अब इसका दाएं किधर होगा? इधर आएगा, ठीक है, यानी इस दिशा में आने वाली है अभी, और 40 मीटर चलेगी। तो 40 कितना, जहाँ इतना से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ फिर चलती है, यानी कि जहाँ से वो शुरू किए थे बस उसी दिशा में पहुँच गया, यहाँ तक 40 हो गया, 40 मीटर यहाँ तक पहुँच गई। अब बोल रहा है कि अब वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर है। मूल स्थान यानी कि शुरू का पॉइंट, ये रहा मूल स्थान यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूरी है भाई? देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना था? 30 था। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 20, क्योंकि यहाँ पर देखो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 10। तो 10 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 9, अल्फाबेटिक एक रीजनिंग दिया है, DC, GF और JI। अब हमको देखना है DC में क्या रिलेशन है भाई। देखो, अगर हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, इस तरह से अगर हम लोग जाएंगे, तो ABCD को मैं लिख रहा हूँ, ABCDEFGHI, ठीक है, I तक ही लिखते हैं फिलहाल, J तक लिख देते हैं, चलो J तक लिखा। अब यहाँ पर देखो CD, यानी कि इसका बात कर रहा है, ये रहा CD, लेकिन ये उल्टा है, यानी कि D को पहले लिखा गया है और C को बाद में, उल्टा है CD का। उसके बाद में EF, ई को छोड़ा है, ई को छोड़ा गया है, ठीक है, एक घर छोड़ा गया है, एक लेटर। उसके बाद देखो FG, ये रहा FG, ठीक है, उसको उल्टा के लिखा गया है GF, इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद H को छोड़ा गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर JI, तो ये देखो IJ, तो IJ में उल्टा के लिखा गया है, तो JI हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर क्या आएगा? फिर से J के बाद में क्या आना चाहिए? JKLM आएगा ना, तो उसमें एक K को छोड़ना है आपको और LM को लिखना है, लेकिन उल्टा के, यानी कि M पहले आएगा, L उसके बाद आएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ML यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ML। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पर भी एक डायरेक्शन टेस्ट वाला क्वेश्चन है। सरिता पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है। सरिता पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। पश्चिम किधर होगा भाई? इधर होगा। यहाँ से अगर शुरू करेगा तो इस दिशा में पश्चिम आएगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर चला देगा इसको, और फिर दाएं मुड़ते हुए 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। दाएं मुड़ते हुए 3 किलोमीटर चलती है, तो दाएं किधर होगा? इसका ऊपर होगा। 3 किलोमीटर चला दिया, मान लीजिए यहाँ 3 किलोमीटर चला वो। फिर दाएं
ओर मुड़ती है और चलना जारी रखती है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है और चलना जारी रखते हैं, यानी कि इधर मुड़ के वो चलना जारी रखती है। पता नहीं अब कितना दूर जाएगी, बताया नहीं कि कितना किलोमीटर तक जाएगी, बस इधर जा रही है, अब इस दिशा में जा रही है, याद रखें। तो अब वो किस दिशा की ओर चल रही है, किस दिशा की ओर चल रही है, इधर चलने से किस दिशा होगा, अगर आप लोग को अभी अभी बताया था ऊपर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये इस तरह से होता। तो इस दिशा में अगर जो कोई चल रहा है तो वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि पूर्व की तरफ जा रहा है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, पूर्व यानी ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। एजेंट विनय ने एक गुप्त भाषा में एक संदेश भेजा जहां डेस्क को $52 लिखा गया और राइड को %7 हैश और डॉलर के रूप में लिखा जाता है, तो रिस्क को उसी कोड में किस भाषा में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाता है। देखो डेस्क को क्या लिखा गया है, DESK, डेस्क के लिए क्या आया है, हैशटैग, उसके बाद में $5 और 2 ये आया है डेस्क के लिए। दूसरा वर्ड हमारे पास है राइड, RIDE, राइड के लिए क्या लिखा गया है, परसेंटेज का साइन है, उसके बाद 7 है, उसके बाद हैश है और डॉलर है। तो हमको पता करना है रिस्क का, RISK, रिस्क के लिए कौन सा कोड गिवन ऑप्शंस में दिया जाएगा। देखो यहाँ पर देखो डी को देखो, डी के लिए क्या है हैशटैग, यहाँ पर भी डी के लिए क्या है हैशटैग, यानी कि डी के लिए तो हैश होगा, ये बात तो तय है, ठीक है। तो अब दूसरा आप सॉल्व करने का जरूरत नहीं, अब एक बार आप अपने नज़र को ऑप्शंस की तरफ घुमाओ, पता चल जाएगा। अब हमको डी का तो फिक्स हो गया ना, हैश होगा, है कि नहीं है। इसका मतलब रिस्क में कहीं पर भी डी आ रहा है, यानी कि रिस्क का जब भी कोड बनेगा तो हैश कभी भी आएगा, कभी नहीं आएगा। तो देखो ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों में हैश एक एक बार यूज हुआ है, बल्कि यहाँ तो ऑप्शन 1 में 2 बार यूज है, इसलिए ये लोग तो कभी आंसर होगा ही नहीं, दूसरा कुछ चेक ही मत करना है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी पूरा निकालना चाहते हैं तो देखो कैसे निकलेगा। डी के लिए क्या हुआ, हैश आया, उसके बाद देखो यहाँ पर पहले कॉमन को देखना है, ई को देखो यहाँ पर ई के लिए क्या आया है डॉलर, यहाँ पर भी ई के लिए क्या आया है डॉलर, यानी कि ई का फिक्स हो गया, डॉलर है बोल के, ठीक। अब देखो एस के लिए क्या आएगा, इसका मतलब 5, यानी कि हम लोग एस के लिए, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ मिटा लेता हूँ, वेट, एस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो यहाँ 5 लिख दो भाई। के लिए 2 लिखेंगे, तो यहाँ 2 लिख दो। अब उसके बाद आर के लिए क्या लिखेंगे, परसेंटेज, और आई के लिए 7, ये देखो जो कि हम लोग पहले टिक लगा दिया था निकालने से पहले, परसेंटेज 752। तो इस तरह से आपको पूरा बनाने का भी ज़रूरत नहीं होता है एग्जाम में, चूंकि आपको जहाँ भी जल्दी बनता है जल्दी आंसर मार्क करना है, बट एक्यूरेट के साथ मार्क करना है, ऐसा नहीं कि जल्दी के चक्कर में गलत ना हो जाए। तो हमको ना पहला डी से ही पता चल जा रहा था, जब डी का हैश होगा फिक्स है तो रिस्क में तो डी कहीं आ ही नहीं रहा था ना, इसलिए हमारा वो ऑप्शन कभी आंसर नहीं होगा जहां पर भी हैश आया था। तो 3 ऑप्शन में हैश आ चुका था, ये एक्चुअली क्वेश्चन है, NTPC RRB में आया हुआ था ये, है ना ये क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, दिए गए वेन आरेख में त्रिकोण स्वास्थ्य लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो त्रिकोण है 3, 2, 4 जिसमें आया, ये स्वास्थ्य लोगों को दर्शा रहा है। तो स्वास्थ्य लोग यानी कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हेल्दी, ठीक है, इंग्लिश में हेल्दी। हेल्दी को कौन दर्शा रहा है, ये त्रिकोण, त्रिकोण के अंदर कौन कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आया है। आगे बोल रहा है आयत यानी कि रेक्टेंगल बूढ़े व्यक्तियों को दर्शा रहा है। रेक्टेंगल कौन है, ये मैं रेक्टेंगल के लिए आर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आर फॉर रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन सा संख्या देखो, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। उसके बाद बोल रहा है सर्कल पुरुषों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो सर्कल के लिए मैं सी व्यवहार कर रहा हूँ। तो सर्कल के लिए कौन कौन संख्या आया है, देखो 2 और 4, तो यहाँ पर देखो 2 और 4। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, आप उस संख्या को ढूंढना है, ठीक है, हम लोगों को जो स्वास्थ्य यानी कि हेल्दी में भी है और लेकिन बूढ़े लोगों की संख्या है, और बूढ़े लोगों में भी है। बूढ़े लोग मतलब कि ओल्ड पीपल, यहाँ पर रेक्टेंगल ओल्ड पीपल को दर्शा रहा है ना, रेक्टेंगल ओल्ड को दर्शा रहा था और सर्कल दर्शा रहा था हम लोगों को पुरुषों को, तो यानी कि मेल को। तो देखो हम लोग को ऐसा ढूंढना है जो बूढ़े भी हो, ओल्ड भी हो और हेल्दी भी हो और साथ ही साथ मेल भी हो। लेकिन यहाँ पुरुष तो बोला नहीं, लेकिन देखो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश रहता तो और अच्छा होता इसका, लेकिन हिंदी में ही क्वेश्चन मुझे मिला था। बूढ़े लोग कहने का मतलब वो मेल ही है, ठीक है, बूढ़ा ये मेल जेंडर को डिनोट करते हैं ना।
इसलिए हमको ऐसा ढूंढना है जिसमें हेल्दी, ऐसा नंबर ढूंढना है जो हेल्दी में भी है, ओल्ड में भी है और मेल में भी है। तो ऐसा नंबर कौन है? 4 ही है, देख रहे हो ना। तो हमारा 4 करेक्ट आंसर होगा, जो तीनों ही डायग्राम में मौजूद है। 4 है, वो होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पर एक नंबर सीरीज दिया गया है, हमको फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। 56, 62, 70, 80, आपको डिफरेंस पता करना है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। 56 और 62 में डिफरेंस कितना का है? 6 का है। अब 62 और 70 में डिफरेंस कितना का है? 8 का है। 70 और 80 में डिफरेंस कितना का है? 10 का है। अब आपको कुछ पता चल रहा है? देखो 6, 8, 10, यानी कि इन लोगों में भी आपस में डिफरेंस 2 का है, देख लो। तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना का होना चाहिए? 2, यानी कि यहाँ जो आएगा वो 12 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ और यहाँ पर जो भी संख्या आएगा, इस जगह में जो भी संख्या आएगा उसमें 12 ज़्यादा होना चाहिए। तो 80 में आप 12 जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 9, 92। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिकेट इज टू क्रिकेट रेशियो पिच समानुपात प्रोपोर्शन, बॉक्सिंग रेशियो क्या होगा? देखो क्रिकेट और पिच में क्या संबंध है? बिल्कुल वही संबंध बॉक्सिंग और उसके बाद आने वाले शब्द में भी होगा। देखो क्रिकेट जहाँ खेला जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पिच, उसी तरह बॉक्सिंग जहाँ खेला जाता है उसको क्या बोला जाता है? रिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक अल्फ़ाबेट का सीरीज दिया गया है, AWEUISMQ। तो इसके बाद क्या आएगा? देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना दोस्त, तो आपको अल्फ़ाबेट का उसका वैल्यू के साथ नंबर उसका याद रखना पड़ेगा। याद नहीं है तो आपको लिख लेना पड़ेगा एग्जाम हॉल में जल्दी से। कुछ इस तरह से देखो, ए का वैल्यू कितना है? 1, बी का कितना है? 2, सी का कितना है? 3। ये आपको मुखस्त यानी कि बिल्कुल ज़बानी याद होना पड़ेगा। नहीं याद होगा तो रफ शीट में आपको तुरंत लिख लेना होगा। वैसे इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, फिर भी जल्दी बनाना है तो याद रखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर AW, तो ए का वैल्यू कितना है? 1, यानी ए का वैल्यू 1 प्लस कर दो। डब्लू का वैल्यू कितना है? कहाँ गया डब्लू? ये रहा 23। तो 23 कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो गया। उसी तरह से EU, ई कहाँ गया? ये रहा ई 5 प्लस यू कहाँ गया? ये रहा यू 21, 21। तो 5 और 21 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर 26 आ जाएगा, है ना। उसके बाद IS, ये रहा आई यानी कि 9 प्लस S, ये रहा 19। तो 9 और 19 को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, है ना। उसके बाद MQ, कहाँ गया M? ये रहा 13 प्लस Q, ये रहा 17। तो 13 और 17 को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 30। अब आपको देखो प्रोडक्ट क्या मिला जोड़ने के बाद में, अंत में फाइनल हम लोग को जो रिजल्ट मिल रहा है 24, 26, 28 और 30। इन दोनों में मतलब इन सभी में आपस में 2 का गैप है, देख लो सभी में इससे पहले वाला जैसा 2 का गैप है, यानी कि इसके बाद भी जो आएगा वो 2 का गैप होगा। यानी कि इसके बाद भी यहाँ पर जिस जिस लेटर को के वैल्यू को मैं जोड़ूंगा उनका जोड़ कितना आना चाहिए? 32 आना चाहिए हमारा। तो किसके लेटर को जोड़ के 32 आ रहा है कि आप ऑप्शंस को एक बार चेक कर लो। टी का वैल्यू कितना आ रहा है? कहाँ गया टी हमारा? ये रहा 20। ठीक है, 20 में हमको जोड़ना है कितना? भी का वैल्यू कितना है? 22। 20 में अगर 22 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। तो ये आंसर नहीं होगा। जिसका 32 होगा वही वाला आंसर होगा हमारा। ठीक। क्यू और जेड, क्यू कहाँ गया? ये रहा 17। 17 में हमको जेड जोड़ना है, जेड यानी कि 26। क्या इन दोनों को जोड़ने से 32 होता है? नहीं आएगा, तो इसको भी आप एलिमिनेट करो। क्यू और ओ, क्यू कहाँ गया? ये रहा 17, यानी कि 17 में हमको ऐड क्या करना है? क्यू और ओ के लिए। ओ का कितना है? 15। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 32 होता है, तो यही हमारा आंसर होगा। आप एक बार चेक कर लो फिर से, 32 किसी का नहीं आएगा। ओ का कितना है भाई? ये रहा 15, ओ का है, तो 15 जोड़, और एस का कितना है? 19। 15 और 19 को जब जोड़ोगे क्या 32 आएगा? नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ये। और 32 कहाँ से आया पता चल गया ना, तो ये चीज़ आपको याद रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 नंबर, ये भी एक ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है। वेंकट अनंत का बेटा है। वेंकट कौन है? अनंत का बेटा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वेंकट, ठीक है, और बेटा है इसलिए हम लोग प्लस लगा देते हैं, V फॉर वेंकट। अनंत का बेटा है यानी कि
ये रहा अनंत। अब अनंत माँ या बाप दो में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि अनंत का जेंडर अभी फिक्स नहीं है, मेल है कि फीमेल है। लेकिन ये वेंकट भी ए का बेटा है, ये फिक्स है। तो वेंकट अनंत की बहन का क्या लगता है? ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया। देखो, अनंत का बेटा है वेंकट, तो बोल रहा है वेंकट अनंत की बहन। तो अनंत की बहन कौन होगा? यहाँ पर मान लो अनंत की कोई बहन है मतलब फीमेल होगा, तो माइनस लगा दे रहा हूँ। अब ये नाम नहीं आया है, इसलिए मैं ब्लैंक रख रहा हूँ इस जगह में, है ना, नाम तो अभी आया नहीं है। तो अनंत की ये बहन है मान लो, तो अनंत की बहन वेंकट का क्या लगेगा? यानी कि अब अनंत माँ है कि बाप है वेंकट का, ये तो बात फिक्स नहीं है। अगर अनंत पिता है, मान लो वेंकट का पिता अनंत है, तो तुम अपने पिता के बहन को क्या कहते हो? फूफू कहते हो। और तुम क्या लगते हो उसके लिए? उसके लिए तुम लगते हो भतीजा, लगते हो एक तरह से, है ना। लेकिन अगर तुम अपने माँ के बहन, यानी कि तुम्हारा मौसी माँ जिसको बोलते हैं मासी, तुम्हारे माँ के बहन के लिए तुम क्या लगते हो? तो उस वक्त तो तुम भांजा लगते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? देखो, भांजा और भतीजा दोनों ही ऑप्शन में है। तो अगर अनंत अगर मान लो पिता होगा, तब आंसर होगा भतीजा, बाप की तरफ से वही रिलेशन को भतीजा कहते हैं। और अगर अनंत फीमेल हुआ, यानी कि माँ हुआ वेंकट का, तब फिर आंसर होगा भांजा। तो ऑप्शन 4 दोनों ही चीज को दिया है। क्यों? क्योंकि अनंत का जेंडर फिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विषम चुने यानी कि फाइंड ओड। सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये क्वेश्चन वही एनटीपीसी सीबीटी 1 से उठाया हूं मैंने, ठीक है। और टियर 2 में भी कई बार आया, सीजल वगैरह में भी आया था ये क्वेश्चन। सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत, इनमें आपको अलग क्या दिख रहा है ये पता करना है। देखो, नेपाल क्या है? कंट्री का नाम। भूटान क्या है? कंट्री का नाम। और तिब्बत, तिब्बत में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तिब्बत अपने आप को तो कंट्री मानता है, ठीक है, खुद को। दलाई लामा वाला केस आपको मालूम ही होगा वहाँ से, इसलिए तो वो भारत में शरण लेके बैठे हैं ना, धर्मशाला में। तो तिब्बत को लेकिन चाइना अपना हिस्सा मानता है, अब अलग कंट्री नहीं मानता है। लेकिन कुछ लोग इसको अलग कंट्री अभी भी मानते हैं। लेकिन सिक्किम तो अलग कंट्री एकदम ही नहीं है ना, तिब्बत में भले थोड़ा सा डाउट है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 सिक्किम, क्योंकि सिक्किम तो एक इंडिया का स्टेट है। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 18, A9B C49D E121F। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दो लेटर के बीच में एक संख्या आ रहा है, एक नंबर आ रहा है। यहाँ पर 2 नंबर आया है और यहाँ पर 3 नंबर आया है। और ये नंबर स्पेशल नंबर है, खास नंबर है। देख के आपको पता लग रहा होगा कि 9 क्या है? 9 3 का स्क्वायर है, और 49 7 का स्क्वायर है, और 121 129 11 का स्क्वायर है। तो कुछ पता चल रहा है आपको? इससे आपको साफ पता चल रहा होगा कि 3 7 11 का ये लोग स्क्वायर होने चला है। तो 11 के बाद क्या हो सकता है? 11 के बाद, और यहाँ पर देखो इन लोगों में डिफरेंस को भी देख लो आप लोग। इन लोगों में डिफरेंस कितना का है? 4, माने 3 और 4 में डिफरेंस 4 का है, 4 का है। 7 और 11 में डिफरेंस कितना का है? 4 का है। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो डिफरेंस आना चाहिए वो 4 का आएगा। तो यानी कि नेक्स्ट नंबर किसका स्क्वायर बनने वाला है? यहाँ पर ये बनने वाला है 15 का स्क्वायर, क्योंकि 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 होगा। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा? 225। तो वही वाला आंसर होगा जो कि ऑप्शन 3 में साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आपको अगर पता करना है कि अल्फ़ाबेट को भी, तो एक बार देख लीजिए कि ABCDEFGH क्या होगा। यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है, पढ़ते जाओ ना, नॉर्मल है ABCDEF। तो यहाँ क्या आना चाहिए? G, और यहाँ आना चाहिए H। तो वही तो है ऑप्शन 3 में, G225H। और 225 यानी कि 225 क्या है? 15 का स्क्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 19 देखो, आरोही क्रम में सजाए। आरोही कहने का मतलब है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए ऑर्डर को बोलते हैं आरोही क्रम। एक होता है अवरोही यानी कि डिसेंडिंग, डिक्रीजिंग। ये एक्चुअली में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन डालता ही है। जो कंप्यूटर का या फिर कोई भी जिसमें हार्ड डिस्क का स्टोरेज का बात करता है, जैसे आपका मोबाइल का स्टोरेज हुआ ना, जिसको एसडी कार्ड भी बोलते हैं, तो वो उसका साइज के हिसाब से दिया गया है। जैसे कि मेगाबाइट है, टेराबाइट है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है। तो हमको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में। यानी कि सबसे पहले हमारा होना चाहिए सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा क्या होता है? किलोबाइट आता है सबसे छोटा, क्योंकि इसी को तो हम लोग शॉर्ट में के भी बोलते हैं, है ना। तो किलोबाइट 1000, इससे भी छोटा होता है एक्चुअली, तो 8 बिट होता है, उसमें भी निबल होता है। तो केबी के बाद में क्या आना चाहिए? एमबी आना चाहिए। एमबी के बाद में टीबी आना चाहिए, नहीं टीबी नहीं, एमबी के बाद में जीबी आना चाहिए। तो ये आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4
किलोबाइट, केबी, एमबी, उसके बाद में जीबी और उसके बाद टीबी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 उस चित्र का चयन करें जो अन्य से अलग है, यानी कि फाइंड दैट नंबर, चूज दैट नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी फाइंड ओड ही करना है, ओड निकालना है हम लोगों को। देखो साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन सी नहीं, मतलब सी नंबर का जो सी लेवल का जो हमारे पास डायग्राम है ये अलग है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि सी करेक्ट आंसर। देख के ही आराम से पता चल रहा है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ए नंबर वाला को डायग्राम को, सर्कल है एक छोटा, उसके ऊपर में बड़ा सर्कल है, यानी कि दोनों ही डायग्राम सर्कल का ही है। सेम चीज़ यहाँ पर भी बी में देखो, एक ट्राइंगल है, एक त्रिकोण है, त्रिभुज है, और दोनों ही त्रिभुज है, छोटा और बड़ा। लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन एक आयत का है, आयत यानी कि रेक्टेंगल का, और अंदर वाला पोर्शन एक ट्राइंगल का है, तो ये तो अलग अलग है। और यहाँ पर भी सेम पंचभुज है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो बाकियों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 14 नहीं होगा, यहाँ पर आना चाहिए 21, क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए वेन आरेख, यहाँ पर भी देखो वेन आरेख दिया गया है, इसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करने वाले, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, टच कर रहे हैं। 3 वृत्त है, हाँ 3 सर्कल है हमारे पास, उन लोगों को दर्शाते हैं जो स्नातक है। ठीक है, स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, नौकरी करते हैं यानी कि वर्किंग, जो जॉब कर रहे हैं, और भोजन पकाना जानते हैं यानी कि नो कुकिंग। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिए। और क्षेत्रों को ABCDEFG से चिन्हित किया गया है। कौन सा हिस्सा उन स्नातकों को दर्शाता है जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन भोजन पकाना नहीं जानते? याद रहे, नहीं पर ध्यान देना है। यानी कि ग्रेजुएट है, वो स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट है, और वर्किंग यानी कि काम भी कर रहा है लेकिन भोजन पकाना नहीं जानता है। यानी कि हम लोगों को वो आंसर मार्क करना है यहाँ पर जो इस वाले सर्कल में बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि भोजन पकाने वाला सर्कल में जो नहीं आ रहा है, लेकिन वर्किंग वाला में आना चाहिए उसको, और ग्रेजुएट वाला सर्कल में आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपको डी दिख रहा होगा, साफ साफ डी दोनों तरफ है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिकोण है, यानी कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस डायग्राम। तो आपको गिनना है, सिंपल सा छोटा सा दिया गया है, बहुत हार्ड भी नहीं है। कितने डायग्राम कितने त्रिकोण है हमको गिनना है यहाँ पर। देखो सबसे पहले तो ये देखो, एक तो यही हो गया है ना, आप खुद भी गिन सकते हो, ये एक हुआ। उसके बाद दूसरा जो बना है इसके नीचे ये वाला दूसरा बना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक बात करें तो ये तीसरा बना, उसके बाद ये चौथा बना, उसके बाद ये पांचवा बना, और उसके बाद ये छठा बना। अब ध्यान से देखना, उसके बाद देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और बना 8 नंबर का। उसके बाद में ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर ये वाला भी तो एक बना 9। तो सबसे हाईएस्ट नंबर तो 9 ही है यहाँ पर, और भी 10 भी निकलने से हमको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 9 तो निकाल चुके हैं। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 नंबर, यदि टॉक TL के को एक कोड के रूप में इस तरह से लिखा जा रहा है, 2011-211 लिखा जाता है, तो आस्क को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, आस्क के लिए क्या लिखा जाना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको मैंने तभी बताया था, ABCD का वैल्यू यानी कि A का मतलब 1 होता है, B का मतलब 2, Z का मतलब 26, उस तरह से जानना चाहिए, आपको याद होना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये बन पाएगा। देखो ये वाला, जैसे कि यहाँ पर एक कोड है, ये अगर कोड आपको याद नहीं है तो रफ पेपर में जल्दी से आपको लिख के सॉल्व करना है इसको। देखो T का मतलब 20, एक बार कंफर्म हो लेना है क्या यहाँ पर यही कोड लगा है कि नहीं। देखो T का मतलब 20, हाँ है। उसके बाद में A का मतलब 1, हाँ ये जो 20 के बाद 1 आया है ना, ये वाला। उसके बाद L का मतलब कितना आना चाहिए हमारे पास, 12 आना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर कितना है, किधर गया L, हाँ ये रहा 12। उसके बाद 11 किसका कोड है, देख लो, K का कोड होना चाहिए 11, ये देखो K का कोड 11 है, यानी कि बिल्कुल इसी वाला ही पैटर्न में है वो, वैल्यू पुट करना है हमको। तो हमको आस्क का लिखना है, तो A फॉर क्या होगा, A का मतलब 1 होगा। ठीक, उसके बाद S का कोड कितना होना चाहिए, 19, तो यहाँ पर होना चाहिए 19 हमारे पास। उसके बाद K के लिए 11, यानी कि 11911, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिख रहा है, 11911 करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर सवाल, दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित पद ज्ञात करें। यानी कि ये जो नंबर सीरीज दिया गया है इसमें जो क्वेश्चन मार्क यानी कि ब्लैंक की जगह में क्या होगा ये देखना है हमको। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 का 6 है ये, ठीक है 6। अब 6 का पावर 3 आप करोगे ना, या क्यूब समझ लो, 6 का क्यूब 216 होता है। यानी कि 6 को आपको 6 बार गुना करना, 3 बार गुना करना पड़ेगा। 6 को 3 बार गुना करते हो तो 6 छक 36, 36 छक 216 होता है। उसी तरह से नेक्स्ट में आपको क्या आना चाहिए, देखो पहला वाला क्या था, सिर्फ 6 था, यानी कि 6 को किसी से भी गुना नहीं किया गया है। और नेक्स्ट वाला में 6 को 2 बढ़ा दिया गया ना, 2 बार और बढ़ा, पहला बार तो ये खुद था, 2 बार और बढ़ा गया, यानी कि 3 बार गुना किया गया, 6 गुना 6 गुना 6। उसी तरह अगला वाला जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि 5 बार, क्योंकि ये पहला वाला से 2 बार बढ़ा था। उसी तरह यहाँ पर भी अब अगला वाला से, नेक्स्ट वाला से, मतलब पिछला वाला से 2 बार बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 गुना हुआ था ना, यहाँ पर 5 गुना हमको करना होगा। तो 6 का पावर 5 कितना होगा ये आपको पता करना होगा, यानी कि 6 को आपको 5 बार गुना करना है, तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो जब आप 6 को 5 टाइम्स गुना करते हो, यानी कि 6 टू द पावर 5 करते हो, तब आपका आंसर आना चाहिए, गुणा करके आप देख लेना, 777 जो कि ऑप्शन 2 में आपको दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, कथन कुछ चेन रिंग है, सभी ब्रेसिज रिंग है। देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला ना 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया है एक ही सेट में, इसलिए इसको आपको एकदम अच्छा सीखना है ध्यान से। तो हम लोग देखो बना रहे हैं कुछ चेन रिंग है, तो यहाँ पर मैंने चेन बना दिया, मान लो ये चेन है, CH लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ चेन रिंग है, यानी कि हम लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा, ये है हमारा रिंग वाला पोर्शन, वेन डायग्राम। सभी ब्रेसिज रिंग है, अब यानी कि जो ब्रेसिज वाला जो डायग्राम बनेगा, गोला बनेगा, वो रिंग के अंदर बनना चाहिए पूरा का पूरा, यानी कि वो यहाँ होगा, ये मान लो ये ब्रेसिज है, लेकिन यहाँ ही क्यों बन रहा है, वो यहाँ भी तो हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो ये चेन है, ये है आपका रिंग, तो ब्रेसिज यहाँ भी तो हो सकता है, इस जगह में भी तो हो सकता है ब्रेसिज। इससे भी ये भी तो पता चल रहा है ना कि ब्रेसिज सभी रिंग के अंदर आ गया, लेकिन चेन के अंदर भी आ गया, और चेन के अंदर तो हमको वो बोला नहीं है, लेकिन चेन के अंदर नहीं होगा ये भी तो नहीं बोला, और होगा भी नहीं बोला है, इसलिए हमको दोनों ही बन सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बल्कि एक और पॉसिबल है, मतलब ये ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब चेन का कुछ हिस्सा ब्रेसिस में पड़ेगा, लेकिन ब्रेसिस का पूरा हिस्सा ही रिंग के अंदर पड़ेगा। हमको बस याद रखना है कि जो स्टेटमेंट बोला है ना वो बनाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना है। तो ब्रेसिस के अंदर में ब्रेसिस को रिंग के अंदर पूरे का पूरे रखना है, तो इन दोनों ही तो डायग्राम में ब्रेसिस रिंग के अंदर आ गया ना। अब देखते हैं हम लोग निष्कर्ष कौन सा फॉलो कर रहा है। कुछ रिंग ब्रेसिस है, क्या कुछ रिंग ब्रेसिस है, दोनों ही जगह में ये चीज करेक्ट है। देखो रिंग तो ये पूरा का पूरा हिस्सा रिंग है, ये जो है ये पूरा का पूरा हिस्सा रिंग है, तो इसमें कुछ रिंग का हिस्सा तो ब्रेसिस हुआ यहां भी और यहां भी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है दोनों ही डायग्राम के हिसाब से। अब बोल रहा है कि कुछ रिंग चेन है, तो क्या कुछ रिंग चेन है, हाँ रिंग का कुछ हिस्सा तो चेन है, इसका अगर रिवर्सिबिलिटी का बात करें तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों ही डायग्राम के हिसाब से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। देखो बाय चांस कभी कभी क्या होता है, इस तरह से 2 डायग्राम 3 डायग्राम बनता है ना पॉसिबिलिटी वाला, तब हम लोग का आइदर और या नाइदर नोर का केस आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही फॉलो कर दिया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, ये प्रश्न आकृति है, ये वाला आकृति क्या है, प्रश्न आकृति, और ये हमारा उत्तर आकृति है। तो इनमें से ही ABCD में से चुनना है कि इस जगह में क्या आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे आप, तो पहले आप लोग बाहर वाला को ही देखो, बड़े वाले को। तो बड़े वाला क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है, स्क्वायर एग्जैक्टली अगर बात करें तो एक बड़ा स्क्वायर है। अगर ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर में कितने साइड होते हैं, एक साइड, साइड माने कि उसका भुजा का बात कर रहा हूँ, दूसरा, तीसरा साइड, चौथा साइड। अब नेक्स्ट वाला यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो बड़े वाला डायग्राम है उसमें कितना साइड है, देखो ध्यान से, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड। यहाँ कितना साइड था, 4, और यहाँ कितना साइड था, 5। बड़े वाला का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट वाला में देखो, एक साइड, दो साइड, 3, 4, 5,
6, 6 साइड आ गया। यानी कि आपको कुछ पता चल रहा है। सबसे पहला वाला डायग्राम जो बना है बड़े वाला, ये मैं अंदर वाला का बात अभी कर ही नहीं रहा हूँ, जो ट्रायंगल है उसमें 4 साइड का एक आकृति बनाया गया है, एक शेप बनाया गया है जो कि एक स्क्वायर का है। नेक्स्ट में साइड एक बढ़ा दिया गया, ठीक है, और एक आकृति बनाया गया 5 साइड्स को लेकर, 5 भुजाओं को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट फिर 6 भुजाओं को लेकर है, यानी कि उसके बाद यहाँ जो बनेगा वो 7 भुजाओं को लेकर बना होगा। तो 7 भुजा वाला, वो भी बड़ा वाला, अंदर वाला नहीं। तो ऑप्शन ए में ही तो दिख रहा है सिर्फ 7 भुजा, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा तो है ही नहीं कोई ऑप्शन, तो अंदर वाला को तो चेक भी करने की जरूरत नहीं। फिर भी आप कंफर्म होना चाहते हैं चेक करना, तो देखो अब आते हैं हम लोग अंदर वाला, छोटा वाला। ये क्या है? एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। कितने साइड है यहाँ? 1 2 3, 3 साइड है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, अंदर वाला में आ जाओ, यहाँ 3 साइड हुआ। यहाँ कितना साइड होना चाहिए? 4 साइड है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 5 साइड मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5, दिख रहा है। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ 6 साइड होना चाहिए अंदर वाला में। तो यहाँ पर ये आंसर निकला था ना, यहाँ 6 साइड होना चाहिए अंदर वाला में, 1 2 3 4 5 6, देखा 6 साइड। तो ये हमारा आंसर होगा, ए नंबर का आकृति आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन कहाँ पर है? ए, ये 3, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर का सवाल देखो। यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक का एक सीरीज दिया गया है, अल्फ़ाबेट और नंबर का, अल्फा न्यूमेरिक जिसको कहते हैं। तो जाते जाते हमारा क्वेश्चन मार्क, यानी कि नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक कौन सा सीरीज होगा। देख के डर लग रहा है ना, अजीब गरीब यहाँ पर एक नंबर और कुछ साइन दिया गया है। अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर भी है यहाँ पर। देखो इजी है ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे। अल्फ़ाबेट्स को अगर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ये कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। ए बी सी एक एक बार आया शुरू में, अंत तक वो एक एक बार ही आया है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा गिवन ऑप्शंस में, वही वाला आंसर होगा जहाँ पर ए बी सी एक एक बार आया होगा। तो ऐसा तो सभी ऑप्शन में ए बी सी एक ही बार आया है, देखो ना, ये सी, और डबल आया ही नहीं। तो आगे बढ़ो। अब देखो हम लोग इस मार्क को देखते हैं, जिसको हम लोग @ बोलते हैं ना। @ वाला जो स्पेशल कैरेक्टर है, मार्क है, चिन्ह है, उसको देखो। पहला वाला में 1 ठो है, दूसरा वाला में 2 दिख रहा है, तीसरा वाला में 3 दिख रहा है, तो चौथा वाला में कितना आना चाहिए? @ का संख्या 4 ठो आना चाहिए। तो ये आंसर तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर @ का संख्या 3 है। ये भी नहीं होगा आंसर, यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पर देखो 4 है @ यहाँ पर भी 4 है @ ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। @ से तो पता नहीं चला। अब बढ़ते हैं, बी को तो मैं तभी चेक कर लिया हूँ। अब हैशटैग वाला, इस वाले को देखो। यहाँ हैशटैग कितना है? 2, सॉरी 1 है यहाँ। और यहाँ कितना है? देखो ये जो हैशटैग 2 ठो। यहाँ कितना है? 3 ठो। तो नेक्स्ट वाला में कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। देखो हैशटैग यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। अभी भी आंसर तक नहीं पहुँचे हम लोग। उसके बाद देखो, अच्छा नंबर का भी खेल है यहाँ पर। नंबर का तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, देखते हैं अभी। हैशटैग से पहले क्या है? बी है ना। बी से पहले एक नंबर आया है यहाँ पर 1, और यहाँ पर बी से पहले कुछ नहीं आया। इस वाले सीरीज में बी से पहले कुछ नहीं आया है। तो बी से पहले 1 आया है, ठीक है, और हैशटैग 2 ठो आया है। अब यहाँ पर देखो बी से पहले 2 आया है और हैशटैग 3 आया है। तो उसी तरह नेक्स्ट वाला में क्या होना चाहिए? बी से पहले 3 संख्या आना चाहिए, नंबर 3 आना चाहिए, और हैशटैग 4 आना चाहिए, जो कि दोनों में ही है। दिख रहा है ना। अब हैशटैग से तो पता नहीं चला। अब हैशटैग के बाद में देखो यहाँ पर सी है और यहाँ पर 2 है। 2 से पहले सी से पहले 2 है। अब यहाँ पर देखो सी से पहले 3 है, तो उसी तरह यहाँ पर भी सी से पहले क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, सी से ठीक पहले। यहाँ पर देखो 4 है सी से ठीक पहले, ये भी पता नहीं चल रहा है। यानी कि अब हमारा जो ये वाला साइन है, यही हमको आंसर तक पहुँचाएगा। यहाँ कितना है? ये एंड का जो साइन है 1 है, और यहाँ 3 है, और उसके बाद में फिर 3 भी लिखा भी गया है, देखो। और यहाँ पर देखो 4 है, उसके बाद 4 लिखा भी गया है। यानी कि नेक्स्ट वाला में कितना आना चाहिए? ये जो साइन है, ये वाला साइन, ये 5 आना चाहिए, 5 ठो, और उसके बाद 5 भी लिखा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पर देखो 5 ठो तो है, लेकिन 6 लिखा गया, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28। निम्नलिखित तालिका ओलंपिक में 5 वर्षों के दौरान देशों द्वारा जीते गए पदकों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि ये जो देश है XYZ और T, ये देशों का नाम है, कंट्रीज का नेम्स है। तो 5
वर्षों में 5 ईयर्स में, जैसे कि 2012, 13, 14, 15 और 16, इनमें वो ओलंपिक्स में जो हिस्सा लिए थे उनमें कितने मेडल्स जीते हैं, कितने पदक जीते हैं, उन लोगों का संख्या है। सवाल हमारा पर यहाँ सवाल पूछा गया है, इस वाले पोर्शन में सवाल पूछा गया ये वाला। बोला है कि वर्ष 2014 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो 2014 ये रहा। कौन सा देश सबसे अधिक पदक जीता है? 9। किसके पास? टी के पास। बस टी में टिक लगा। इतना आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। देखो एक कूट भाषा में पॉजिटिव को लिखा गया है, पॉजिटिव है ये POSITIV, उसको लिखा गया इस तरह का एक कोड में। हमसे पूछ रहा है कि नेगेटिव को कैसे लिखा जाएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, पॉजिटिव लिखता हूँ यहाँ POSITIVE, ठीक है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या लिखा गया है? EVI ऐसा लिखा गया, ध्यान से देखना। ई लास्ट में पहले लिख दो, आप उल्टा रिवर्स इधर से लिखते जाओ, लेकिन शुरुआत यहीं से करो लेफ्ट से, लेकिन लिखो आप राइट वाले लेटर को पहले। तो ई है अपने दाहिने तरफ, तो ये ई, उसके बाद भी, उसके बाद आई, उसके बाद टी, फिर ISOP, यही तो कोड है, देखो ध्यान से। यानी कि उल्टा लिखा गया था वो, बिल्कुल उसी तरह नेगेटिव को भी उल्टा लिख दो, बस यहाँ पर ही लिख देता हूँ। तो हम लोग का शुरुआत कहाँ से होगा? ई से होगा, है ना, ई से शुरुआत होगा। इन दोनों ऑप्शन को तो आप कट कर दो। उसके बाद भी, उसके बाद देखो आई, उसके बाद टी, उसके बाद ए, उसके बाद जी, उसके बाद ई, उसके बाद एन लास्ट में, यानी एविटाजेन ये। तो एविटाजेन ऑप्शन 3 में आपको साफ साफ दिख रहा है EVI। मतलब आप अगर आप इधर से पढ़ना शुरू करोगे ना एन से, तो नेगेटिव हो जाएगा, NEGATIVE, नेगेटिव इधर से आप पढ़ोगे तो, है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का सेशन का, क्वेश्चन नंबर 30। पूरा एक सेट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। यदि आज शनिवार है, टुडे इज सैटरडे, तो आज से 59वां दिन बाद क्या होगा, यानी 59th डेज आफ्टर क्या होगा आज अगर शनिवार है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है ना, तो जितना दिया है साल का, तो उसी सेम ईयर का बात कर रहा है, तो 59। इसको आप, इसमें कितने ओड डेज हैं, क्या निकालना है आपको? ओड डेज निकालना है, ठीक है। ओड डेज मतलब ऐसा संख्या जो 7 से कम हो, 7 से भाग चला जाने के बाद जो बचता हो शेषफल। तो आप 59 डेज को 7 से भाग दे दो। तो 7 से जब आप भाग दोगे, ठीक है, 59 को, तो आपके पास शेषफल क्या बचता है, इसको देखना है। तो 7 8 56, शेषफल कितना बचा? 3। तो आप ना इस 3 को शनिवार में जोड़ दो। तो शनिवार सैटरडे, ठीक है, शनिवार के सैटरडे बाद क्या आएगा? संडे आएगा, उसके बाद में मंडे आएगा, उसके बाद में ट्यूसडे आएगा, है ना। तो सैटरडे के 3 दिन बाद क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा, यानी कि मंगलवार आएगा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 दिन क्यों? क्योंकि ऑड डेज 3 निकला था। तो खत्म हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत यूजफुल भी रहा होगा। रीजनिंग का मैंने हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया, पूरा एक सेट उठाया था, ग्रुप डी और NTPC एग्जाम्स का ही कलेक्शंस का था वो। उम्मीद है अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब वीडियो पूरा ही देखे होंगे। तो चलो आपके तरफ से एक काम कर दो, वीडियो को एक लाइक दे दो, कमेंट कर दो आपको कैसा लगा, एंड डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब ऑल्सो। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स। टाटा, बाय बाय।